अच्छा अच्छा। चले फिर नेक्स्ट टाइम उसको भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो डे 5 पे डिस्कस कर रहे थे कि डे 5 सर्किट ब्रेकर्स के टाइप्स हम लोगों ने बताए थे, मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर के और उसके साथ आइसोलेटर्स। मोस्टली SF6 पे फोकस रखा था कि डे 6 पे बैटरीज डिस्कस की थी। बैटरीज के टाइप्स कौन कौन से बैटरीज है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, फ्लोट चार्ज क्या है, अंडर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, मेंटेनेंस वगैरह क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सोर्सेज क्या है, ये सारे, क्योंकि ये बैटरीज रिलेटेड किस लिए, प्रोटेक्टिव रिलेज के लिए यूज हो रहे थे। डे 7 70 सेफ्टी प्रिंसिपल्स पे डिस्कस करेंगे। सेफ्टी प्रिंसिपल्स क्या क्या है, हैजर्ड से कैसे बचाया जाता है, लो वोल्टेज हैजर्ड्स क्या है, वो ज्यादा कर होने वाले हैजर्ड कौन से है, PTG क्या है, ग्राउंडिंग बाउंडिंग अर्थिंग में फर्क क्या है, टच पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल क्या है, और रूल्स कितने हैं, लिमिट्स कितने डिस्टेंस रखना चाहिए। डेट पे बस बार के बाद डिस्कस की थी कि हम लोगों ने कि भाई बस बार खुद है क्या, बस बार के कैटेगराइजेशन किस तरह होती है, बस बार टाइप कौन से, मटेरियल बेस्ड कौन से टाइप से, वोल्टेज बेस्ड कौन से टाइप से, वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड कौन से टाइप से। फिर उसके बाद ये बस बार की स्कीम पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि सिंगल बस बस सिंगल ब्रेकर है, डबल बस डबल ब्रेकर, डबल बस सिंगल ब्रेकर, फिर रिंग बस को भी डिस्कस किया था, फिर 1.5 ब्रेकर स्कीम भी डिस्कस हो गया थी, फिर कनेक्टर और क्रैम्पर्स क्या है, और लाइटनिंग अरेस्टर्स। डे 9 अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, डे 10 भी और मिसिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बताएंगे कि इंट्रोडक्शन किस तरह में। इंट्रोडक्शन में मोस्टली आप क्या करना है, 1.5 मिनट्स का फोकस टारगेट अपने इंट्रोडक्शन रख ले, या तो उससे ज़्यादा मैक्सिमम 2 मिनट्स। स्टार्टिंग में वैसे भी ग्रीटिंग से कर ले, खुद को इंट्रोड्यूस इस तरह कर ले कि आपके IAS डिग्री सबसे पहले हो, उसके अचीवमेंट्स हो, और इंट्रोडक्शन के टाइम आपने एक ऐसा पॉइंट मेंशन करना है कि जिससे आपके स्ट्रॉन्ग, जिस फील्ड पे आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिस टॉपिक पे आपकी ग्रिप है, उस पॉइंट को आप लाजमी इंट्रोड्यूस कर ले, ताकि जो लिसनर है उसको ये लगे कि भाई इसने कुछ में कुछ काम किया है, वो उसको वो भी फोकस करे, आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, अपने सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा शेयर कर दे और अपनी एक वीकनेस भी शेयर कर दे। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, खुद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर क्रॉस डिफरेंट सेट से कंज्यूमर तक पहुंचाने को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। पावर के 3 मेन सेक्टर है, जनरेटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पाकिस्तान की स्ट्रक्चर देख ले तो सबसे पहले वापडा था, वापडा ब्रेक डाउन हो गया, जिसमें फिर NTDC को लाइसेंस मिल गई, जिसमें के इलेक्ट्रिक्स भी बन गया, मुख्तलिफ डिस्कोस भी बन गए। तो NTDC की लाइसेंस में 1998 में लाइसेंस मिल गई, एंड 6 नवंबर को 1998 में NTDC लाइसेंस मिलने के बाद NTDC ने पूरे पाकिस्तान में ट्रांसमिशन का काम संभाल लिया। तो इसका एब्रीविएशन नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थे। कंपनी है जिसका मतलब ये है कि ट्रांसमिट और डिस्पैच कर लेगा। तो डिस्पैच और ट्रांसमिशन में फिर हम लोगों ने डिस्कशन भी की थी कि डिस्पैच और ट्रांसमिशन में फ़र्क क्या है, कि ट्रांसमिशन यही है कि नॉर्मल यूजेज पे ट्रांसमिट करना वाला जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर एंड तक, इसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। और डिस्पैच जब मैक्सिमम डिमांड या ऑन डिमांड पे अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर किया जाए, उसको डिस्पैच कहा जाता है। NTDC के डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने बताया था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, जिसमें GSO है, ऑपरेशंस है, डिज़ाइन है, उसमें ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेशंस है, सिस्टम ऑपरेशंस एंड डिस्पैच है। और उसके बाद उसमें फाइनेंस और HR कंपनीज भी है। तो ट्रांसमिशन डिस्पैच में अभी मैंने आपको बताया फ़र्क क्या है। NTDC अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर लेता है, NTDC जो नेपरा टैरिफ चार्ज कर लेता है, उसमें NTDC अपने तरफ से टैरिफ सेट करके वैल्यूज में इंक्रीमेंट करके उसके बाद उसकी क्या कर लेता है, टैरिफ्स के बेस पे अपने चार्ज कर लेता है, जिसके वो जैसे उसके स्टाफ और जितने भी सारे कंज्यूमिंग पार्ट्स हैं उनको इस तरह सेट कर लेता है उसमें कि उसकी प्रॉफिट हो। और दूसरा ये, जब सरप्लस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस वक्त वो NTDC शेयर कर लेगा, जितना डिमांड ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उस पर भी ये एक्स्ट्रा चार्ज लगा लेते हैं सरप्लस एनर्जी पे। इस तरह NTDC रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। अगर हम अपन पाकिस्तान की इंस्टॉल कैपेसिटी देख ले तो मुख्तलिफ सेक्टर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंस्टॉल कैपेसिटीज है, जैसे कि वापडा है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, जेनकोस है, के इलेक्ट्रिक्स है, किनाब चिनाब सोलर बायो रिन्यूएबल एनर्जी, सारे जितने भी इनको देख ले तो 2023 में ये बन रहा था 41,198 है, जिसमें NTDC सिस्टम है, उसके साथ के इलेक्ट्रिक के 4,406, टोटल 45,662। ये पूरा चार्ट मेंशन है ये चीज़ों पर। और उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात कर ले कि कितना गीगा वाट आवर्स हमारे पास जनरेट हो रही है। तो 2023 तक अभी तक पूरा टोटल एनर्जी जनरेशन हमारे पास 1,38,877 है।
गीगावाट आवर में। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एनटीडीसी के पास 500 ट्रांसमिशन लाइंस, करंटली हमारे पास 2023 में 18 ट्रांसमिशन लाइंस है, जिसमें और उसके अलावा अगर 220 की बात करें तो उसमें 50 है। जो 18 ट्रांसमिशन लाइंस एनटीटी 500 केवी के, उनकी टोटल लेंथ 11,634 है। और जो उसके साथ 220 केवी के ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, उनकी लेंथ 25,950 किलोमीटर है। अगर उसके साथ हमारे पास एनर्जी जनरेशन की बात सेल्स करें गीगावाट आवर्स में, कंट्री में 1,12,891 एनर्जी जनरेशन गीगावाट सेल हो रही है। नंबर ऑफ कंज्यूमर 38 मिलियन कंज्यूमर, 38+ मिलियन कंज्यूमर्स है। अगर डिमांड की बात कर ले कि रिकॉर्डेड एनटीडीसी में मैक्सिमम डिमांड कितनी हुई है, 23,679 एनटीडीसी में डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड जो रिकॉर्ड की गई है एनटीडीसी में। ये हमारे पास फर्स्ट डे की स्लाइड थे, इसमें कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर मूव कर लेते सेकंड डे पे। जी मूव करें सेकंड पे। तो फर्स्ट डे पे हम लोगों ने यही बताया था कि भाई एनटीडीसी में क्या क्या चीजें हो रही है, एनटीडीसी की कितने सेक्टर्स है, एनटीडीसी कब बना था, उसमें कितनी ट्रांसमिशन 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस है, कितनी 200 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, मैक्सिमम डिमांड कितना है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना मिसिंग है। ये सारी चीजें डिस्कस कर दिए थे हम लोगों ने फर्स्ट डे में। सेकंड डे में हम लोग आज यही रिवीजन में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, वाइंडिंग टाइप्स, सारी चीजें देख लेंगे। और ट्रांसफार्मर क्या कर लेता है कि इस ट्रांसफार्मर ट्रांसफर कर रहा होता है किसको, वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफार्म कर रहा होता है किसको, पावर को। ट्रांसफार्मर के अगर मेक बेस के मैकेनिज्म देखा जाए तो कि ये म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ड पे है। ट्रांसफार्मर में जो चीजें होती है चेंज होने इमरान वाली भाई, हैं। इसको जी। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहा होता है, पावर को। एटलीस्ट ये कंफर्म कर दीजिएगा यही होता है, क्योंकि आपने थोड़ा रिवर्स बोल मैं थोड़ा सा शायद स्पीड फ्लो की वजह से रिवर्स बता दिया। यानी ट्रांसफार्म, जो ट्रांसफार्म उसका नाम है, ये एक ट्रांसफर कर रहा है पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक, पावर रिमेन सेम। और ट्रांसफार्म हो रहे वोल्टेज और करंट दूसरे इसमें रेटिंग्स में सारे। तो अगर ट्रांसफार्मर को देखा जाए तो उसमें दो कॉइल्स होते हैं, दो बॉन्ड्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब क्लोज शेप में। ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज और करंट फ्लो कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रेटिंग से, मुख्तलिफ अप एंड डाउन होते हैं। और इनकी ट्रांसफार्मर की अगर कैटेगराइजेशन देख ले तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन इसी हिसाब से किए जाएंगे कि या तो वोल्टेज के हिसाब से, या तो करंट के हिसाब से, या तो टर्न रेशो के हिसाब से। तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो उसमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स है और मीटरिंग ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो कि मोस्टली कॉमन नोन ट्रांसफार्मर, जिसमें पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है। और मीटरिंग ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर पे कंसिस्ट कर लेता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी है। और पावर ट्रांसफार्मर जो कि इसमें हाई कैपेसिटी है, यूज फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लो कैपेसिटी है, जो यूज फॉर सप्लाई एंड कंज्यूमर। मेन पार्ट्स आयरन कोर, एचवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग है, मेन टैंक है, कंजर्वेटिव टैंक है, एचवी बुशिंग है, एलवी बुशिंग है, एक्सपेंशन वाल्व है, रिलीफ वेंट्स है, सिलिका जेल है, एसेसरीज है, कूलिंग फैंस, ऑयल सर्कुलेटिंग डीह्यूमिडिफायर्स है, वो सारे अगर मेन पार्ट्स यहाँ पे हम लोग देख ले तो ये यहाँ पर ये कंजर्वेटर है, ये उसके एल टी एच टी है, यहाँ पर जो हम लोग ऑन लोड टैप चेंजर्स है, यहाँ पर इसके वाइंडिंग्स है, एच वी एल वी वाइंडिंग्स है, यहाँ पर सारे इसमें डायग्राम में हम लोगों ने ये चीज़ें पहले भी पढ़े थे, अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। और यहाँ पर अगर दूसरे इमेज में देख रहे हैं, प्रेशर वाल्व्स है, ब्रीथर, सरीका जेल, स्टेप चेंजर्स, ऑयल कूलिंग वेल्स है, टैंक है, सारे इमेज में मेंशन है चीज़ें। बकल्स रिले यहाँ पर कनेक्ट है कंजर्वेटर के साथ, कंजर्वेटर से होते हुए यहाँ पर ये कंजर्वेटर के साथ ब्रीथर भी लगा हुआ जिसमें सिलिका जेल वगैरह मौजूद है। अगर वाइंडिंग कनेक्शन में देख ले, ट्रांसफार्मर के मुख्तलिफ कनेक्शन है, जैसे स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार टू डेल्टा। कनेक्शंस के बाद हम लोग उसके ऑपरेशंस को देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के ऑपरेशंस किस तरह होते हैं। अगर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी हमें इंक्रीज करनी होती है, उनकी केवीए रेटिंग इंक्रीज करनी है, तो दो दो ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल के लिए चार चीज़ें में कंपलसरी है, जिसमें से वोल्टेज रेशो ट्रांसफार्मर का सेम होना चाहिए, पोलरिटीज उनके सेम होनी चाहिए, परसेंटेज इम्पीडेंस और वेक्टर ग्रुप्स उनके
सेम रहने चाहिए। उसमें फिर इसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए उनको पैरेलल किया जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी मस्ट है या नहीं, तो फ्रीक्वेंसी मस्ट नहीं है, क्योंकि पूरे सिस्टम में फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड ही रखा जाता है, फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशंस नहीं होती। इंसुलेशन ट्रांसफार्मर में यूज होता है, उसमें दो में इंसुलेशन है, जैसे कि मेजर एंड माइनर। मेजर इंसुलेशन वाइंडिंग्स में के इन बिटवीन जितने भी सारे इंसुलेशन हैं उनको मेजर इंसुलेशन कहा जाता है। माइनर इंसुलेशन टर्न्स के, वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं उनको कौन से इंसुलेशन कहा जाता है, माइनर। मेजर इंसुलेशन में जैसे कि इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग्स, इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग एंड कोर, इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग एंड ग्राउंड or body, and insulation between core laminations. Minor insulations, insulation between turns of the windings, जितने भी टर्न्स हैं उनके बीच में इंसुलेशन होगा, उसको माइनर इंसुलेशन कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर टेस्ट, मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पोलैरिटी टेस्ट है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है, कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर टेस्ट है, रेशो टेस्ट है, कोर लॉसेस एंड एक्साइटेशन टेस्ट है। पोलैरिटी टेस्ट ये बताने के लिए में यूज होता है कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी कौन से है। एंश्योर ट्रांसफार्मर इज, इसके लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए कि ट्रांसफार्मर डी एनर्जाइज होना चाहिए, लो वोल्टेज डीसी सोर्स कनेक्ट किया जाए, डीसी वोल्ट मीटर सेकेंडरी साइड पे कनेक्ट होना चाहिए, पल्स में डीसी अप्लाई करना चाहिए, और वोल्ट मीटर के मुख्तलिफ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन को देखना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस में भी इसी तरह डी एनर्जाइज और ट्रांसफार्मर से डिस्कनेक्ट होने को मेगर, इसमें उसमें डीसी सोर्स कनेक्ट कर रहे थे और एक बैटरी कनेक्ट है, इसमें मेगर कनेक्ट कर रहे थे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए। कैपेसिटेंस एंड डेसिपेशन फैक्टर, जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस और डेसिपेशन फैक्टर टेस्ट किया जाएगा सिस्टम का, उसमें मेथड्स किस तरह होने चाहिए ये सारे मेंशन है। रेशो टेस्ट भी इस तरह कि उसमें ट्रांसफार्मर के रेशो को, इसमें टर्मिनल्स को नाम देते हैं, एच, प्राइमरी साइड को एच और सेकेंडरी साइड को एक्स मेंशन किया जाता है। कोर एंड एक्साइटेशन टेस्ट भी इस तरह डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शंस के भी बारे में बताए थे, जिसमें हमारे पास ये थे, इसमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी डिस्कस किए थे कि कौन से मैकेनिकल प्रोटेक्शन है, कौन से इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है। अगर ओवरऑल प्रोटेक्शन के देखा जाए तो ओवर करंट प्रोटेक्शन है, जिसमें ओवर करंट रिलेज यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करने के लिए, जिसमें ओवरलोड वगैरह से बचने के लिए। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड पे, डिफरेंशियल करंट ट्रांसफार्मर्स लगा के, यानी सीटीज लगा के उनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड को कंपेयर किया जाता है। अगर उनमें कोई डिफरेंस हो गया तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, डिफरेंशियल रिलेज वर्क कर लेंगे। बकल्स रिले का भी हम लोगों ने ये बताया था कि ये गैस मैकेनिज्म बेस्ड प्रोटेक्शन है, जिसमें ईट की वजह से गैसेस फार्म हो जाते हैं। बकल में दो प्रोटेक्शन होते हैं, पहले प्रोटेक्शन में अलार्म होते हैं, सेकंड प्रोटेक्शन में ट्रिपिंग सर्किट से वर्क कर लेते हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, जैसे कि सर्ज वगैरह, लाइटनिंग अरेस्टर्स की वजह, सॉरी लाइटनिंग अरेस्टर्स जो यूज होते हैं, जो कि लाइटनिंग सर्ज वगैरह या स्विचिंग सर्ज को कम करने के लिए। और टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ये बकल्स रिले यही फंक्शन कर लेगा, यानी बकल्स रिले के प्रोटेक्शन टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी बकल्स रिले की तरफ से होता है। और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, जिसमें फ्रेम को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है या न्यूट्रल को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो बकल्स रिले टेस्टिंग अगर हम लोग देख ले कि बकल्स, फिर हम लोगों ने बकल्स रिले को भी डिस्कस किया था कि बकल रिले को कनेक्शन इस तरह करना चाहिए, जिसमें जो एरो है, ये जो मेंशनड एरो है, यहाँ पे भी दोनों जगह पे मेंशनड बकल रिले में एरो है, वो कंजर्वेटर की तरफ होना चाहिए। तो जो ऑयल कंजर्वेटर से मूव करते हुए बकल जरिए में आएगा, बकल जरिए से फिर से पूरे कूलिंग सिस्टम को, ट्रांसफार्मर टैंक की कूलिंग करता जाएगा। अगर उसमें ऑयल में ओवर हीट होगी तो माइनर से जो फॉल्ट्स आता है, तो उसकी वजह से जो पहला हमारे पास मरकरी एक्टिवेटेड रिले है, ये अलार्म एक्टिवेट कर लेगा, जिसकी वजह से हमें मालूम होगा कि भाई ऑयल में थोड़ी से माइनर से फॉल्ट। अगर फिर से ज़्यादा ऑयल इस लेवल से कम हो गई यहाँ पर, तो ये क्या कर लेगा, मरकरी एक्टिवेटेड रिले ऊपर मूव कर लेगा, जिसमें ये हमें मालूम होगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा कम है और सर्किट ट्रिप हो जाएगा। तो अगर वर्किंग प्रिंसिपल में देख ले कि फर्स्ट गैस बन जाती है या ऑयल एक्सपेंड हो जाती है, तो फर्स्ट ऑयल एक्सपेंड होगी, फिर उसके बाद गैसेस फॉर्म हो जाएंगे। तो कंजर्वेटिव टैंक हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव टैंक का काम क्या है, कंजर्वेटिव टैंक किस लिए यूज होता है। और कंजर्वेटिव टैंक हाफ फिल्ड टैंक होता है, जिसमें ऑयल होते हैं, और उसके ब्रीथर ये होता है कि ओवरलोड और अंडरलोड मैकेनिज्म में ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का मैकेनिज्म फर्क फंक्शन कर लेगा। और इसमें सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल ये मॉइस्चर्स को और वगैरह को
कैप्चर करके ये हमें बता देगा कि इसकी सेफ्टी प्रिंसिपल्स में इन्वॉल्व है। टैप चेंजर्स की बात कर लेते हैं कि टैप चेंजर्स क्या होते हैं। टैप चेंजर्स यानी उसके अगर कैटेगरीज देख ले तो दो टाइप के टैप चेंजर्स होते हैं। ऑन लोड टैप चेंजर्स होंगे एंड ऑफ सर्किट टैप चेंजर्स होंगे। ऑफ सर्किट टैप चेंजर्स जो काफ़ी कम यूज होते हैं, क्योंकि ऑफ सर्किट के टाइम ये टैप चेंजिंग कर लेंगे। और ऑन लोड टैप चेंजर जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टैप चेंजर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये सेकेंडरी साइड पे कनेक्ट होते हैं। सेकेंडरी साइड पे ये क्या कर लेते हैं, टैपिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज और करंट मिल जाते हैं। तो इन सेकेंडरी साइड पे इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि सेकेंडरी साइड पे टर्न्स कम होते हैं। सेकेंडरी साइड पे जैसे हमें सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज रेगुलेशन उतनी ज़रूरत है जितना हमें सेकेंडरी साइड पे ये फंक्शन करना चाहिए। और अगर इमेज में देख ले तो ये हमारे पास उसका रियल लाइफ इमेज है और ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम इमेज मेंशन है। स्कीमेटिक डायग्राम में मुख्तलिफ टाइप शो किए गए और रियल लाइफ में ये इसका मैकेनिज्म है। पहले भी पिक्चर में भी हमें टैप चेंजर मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो टैप चेंजर के दो स्विचेस होते हैं, जैसे एक है सिलेक्टर स्विच है, दूसरा है इसमें जो डाइवर्टर स्विच है। जो सिलेक्ट डाइवर्टर स्विच है उसका खुद का अगर अलग सेपरेट ऑयल टैंक्स लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें मेकिंग और ब्रेकिंग का काम टैप चेंजिंग यही पे हो रही होता है। और सिलेक्टर से स्विच खुद उसके कूलिंग वगैरह सिस्टम जो कि खुद का जो ट्रांसफार्मर टैंक है उसमें लगा हुआ होता है। अगर एनटीडीसी का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया जाए, उसका सिंगल लाइन डायग्राम ये देख ले तो इसमें ये पूरा सिंगल लाइन डायग्राम मेंशन कर रहा है कि 500 केवी जनरेटिंग सब स्टेशन कहाँ पे है और 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस कहाँ पे है और 220 केवी जनरेटिंग स्टेशंस कहाँ पे है और 220 ट्रांसमिशन लाइन कौन से। ग्रीन में जो जो सर्कल्स बने हैं ये सब स्टेशन है और इनमें से ट्रांसमिशन लाइंस जा रहे होते हैं ये 220 केवी के। जो रेड में सब स्टेशन बने हुए हैं ये 500 केवी के है और इनमें से जो लाइन जा रही है 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। एनटीडीसी जो यूज कर रहा होता है ट्रांसफार्मर वो मोस्टली ऑटो ट्रांसफार्मर्स है। एनटीडीसी में अगर पावर ट्रांसफार्मर का टर्म यूज हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं, जो कि 500 केवी टू 220 केवी ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफार्मर्स होंगे या 220 टू 132 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर्स होंगे। उनकी करंट रेटिंग मुख्तलिफ हो सकती है, जितनी डिमांड हो यूज़र के या जो जितनी भी डिस्कोज कंपनीज है उनकी डिमांड है उनकी मुख्तलिफ करंट रेटिंग्स होती है। 250 MVA, 450 MVA, 750 MVA मोस्टली, यानी जो यहाँ पर यूज़ होने वाले 250 MVA, 132 MV, 130 160 MVA इस तरह के यूज किए जाते हैं। यहाँ तक इसमें कोई कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, चले आगे। ये सारी चीज़ें मुझे आपको लोग क्वेश्चन है क्लियर है ना? एक छोटा सा। जी सर मुझे क्वेश्चन है एक। जी जी बिल्कुल श्योर पूछिए। यहीं पे ये तो ट्रांसफॉर्मर की वो आपने पिक्चर निकाल ली थी। यहाँ पे नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्मर की वो पिक्चर निकाल ली थी ना आपने। जी जी। अच्छा सर, इस पे लिखी एच वी साइड और एल वी साइड होती है। ये इसमें तो सेम लगी हुई है, लेकिन सर जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज में इसकी वो अलमारियां सी बनी होती हैं, इसकी क्या वजह है? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं मतलब एक मतलब। साइड, जी जी सर जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज जी जी। उसमें अगर एच वी और एल वी साइड होती है ना, वो अलग अलग होती हैं। मतलब एच एच वी की साइड कहीं वाइंडिंग की और बात है। कर रहे हैं, बुशिंग की बात कर रहे हैं, किस चीज की आप बात कर रहे हैं? अ, इमेज में आपको बता सर देता हूँ। नहीं। जी जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नंबरिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। इसमें से जो वाइंडिंग्स है यानी सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड वाइंडिंग्स हैं, इनमें अंदर में एच वी और एल वी वाइंडिंग्स होती है। अगर ऊपर ये जो अगर आप देख रहे हैं ये जो बड़े साइज में जो आपके पास है यानी नंबर 7 पे, तो ये एच वी बुशिंग्स है। यहाँ पे एच वी टर्मिनल्स होंगे और यहाँ पर जो स्मॉल साइज में एल वी बुशिंग्स है। ठीक है ठीक सर। मतलब यानी यहाँ से एच वी आएगी, यहाँ से एल वी जाएगी। अगर एल वी यहाँ से आएगी तो एच वी यहाँ से जाएगी। डिपेंड कर रहा है पावर कहाँ से आ रहा है, किस तरह आप फंक्शन कर रहे हैं, अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलें। कोई क्वेश्चन और अगर समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, आगे नहीं तो मूव कर लेते हैं। जी, मूव करें, थैंक यू।
तो ट्रांसफार्मर को डिस्कस करने के साथ हमें ये मालूम हो गया कि ट्रांसफार्मर के मुख्तलिफ पार्ट्स है, मुख्तलिफ फंक्शंस है, कौन कौन से रिलेज है, उनके प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कौन से यूज हो रहे हैं, कौन सा रिले का क्या फंक्शन है ट्रांसफार्मर के साथ, ऑन लोड टेप चेंजर्स कहाँ पे यूज होता है, कंजर्वेटिव टैंक ब्रीथर कहाँ पे, सारी चीज़ें। उसके साथ हम लोगों ने ये बताया था कि ट्रांसफार्मर के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जिसमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर और मीटरिंग ट्रांसफार्मर डिस्कस किए थे। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, तो मीटरिंग ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें बच गई थी, जिसमें थे सी टी एंड पी टी। सी टी एंड पी टी के टाइप्स और टेस्ट, उसके बाद सब स्टेशन देख लेते हैं। तो मीटरिंग ट्रांसफार्मर जो वो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं जो कि मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, क्योंकि एसी हमारे पास जो है वो हाई वोल्टेजेस और हाई करंट्स में होते हैं। तो जो मीटरिंग मेजरमेंट डिवाइसेस है, जो मेजर करने के लिए ऑर्डिनरी मेजरमेंट डिवाइसेस वो फंक्शन नहीं करेंगे, तो जो ट्रांसफार्मर यूज होगा वो स्टेप अप या स्टेप डाउन करके मैकेनिज्म पे मेजरिंग डिवाइस को एक करंट या वोल्टेज दे देगा, जिसकी मुताबिक वो क्या कर लेगा, अपने रिजल्ट्स आउटपुट करके उसी रेशियो में हमें आउटपुट दे देगा। तो सबसे पहले जो डिवाइस है, मीटरिंग डिवाइस है, उसमें सबसे पहले करंट ट्रांसफार्मर या एनसीटी। करंट ट्रांसफार्मर यूज होते हैं आई अल्टरनेटिंग करंट्स को मेजर करने के लिए। उनमें करंट रेशो मैकेनिज्म पे बेस्ड कर लेते हैं, यानी इनके सीटी में टर्न रेशो और वोल्टेज रेशो और करंट रेशो, ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर लेते हैं। अगर सीटी को हम लोग देख ले तो इस वो क्या कर लेगा, स्टेप डाउन कर लेगा करंट को और स्टेप अप कर लेगा वोल्टेज को। अगर हम लोग कैटेगराइजेशन कर ले वोल्टेज बेस पे, तो सीटी आई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वोल्टेज मैकेनिज्म पर। अगर करंट मैकेनिज्म पे देख ले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर यहाँ पर मैंने टर्न रेशो का एग्जांपल दे और दिया। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जी जी जी, कंस्ट्रक्शन वाइज देख ले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हमारे सारे जो इक्विपमेंट्स की रेटिंग है वो वोल्टेज बेस्ड रेटिंग्स है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन के बाद कैटेगराइजेशन कर ले कि उनके कौन कौन से टाइप्स की कंस्ट्रक्शंस होती है, किस टाइप में मिल सकते हैं, तो बार प्राइमरी टाइप है, और वॉन टाइप है, फ्री स्टैंडिंग टाइप है, मल्टी रेशो टाइप है, मल्टी टैप एंड मल्टी कोर्स टाइप सीटीज है। अगर उनके कनेक्शन के बेस पे हम लोग उनके कैटेगराइजेशन कर ले सीटीज की, तो सेकेंडरी मल्टी वाउंड और मल्टी कोर, सेकेंडरी मल्टी रेशो है, सेकेंडरी मल्टी वाउंड एंड सेकेंडरी मल्टी रेशो, प्राइमरी मल्टी रेशो एंड सेकेंडरी मल्टी वाउंड, प्राइमरी मल्टी रेशो एंड सेकेंडरी मल्टी वाउंड एंड सेकेंडरी मल्टी रेशो। इनको आगे देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के मुताबिक बार टाइप में सिंपल एक बार होगा जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा या सर्कुलर शेप में, सॉलिड सॉलिड स्टेट रॉड होगा। वाउंड टाइप में इसके बहुत प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंगे। प्राइमरी वाइंडिंग के एक या एक से ज़्यादा टर्न्स होंगे। और मल्टी रेशो में यानी मल्टी टैप्स होंगे, जिसमें सीटी के डिफरेंट रेशोज होंगे, जैसे कि एग्जांपल 100:5, 200:5 रेशो। और मल्टी कोर सीटी में डिफरेंट वाइंडिंग्स होंगे सेकेंडरी साइड पे, जो कि मीटरिंग के लिए कुछ यूज होंगे, कुछ प्रोटेक्शन के लिए यूज होंगे। अगर उसके कनेक्शन के मुताबिक देख ले तो हमारे पास जो उसके सबसे पहले है सेकेंडरी मल्टी वाउंड एंड मल्टी कोर। इसमें जो अगर सेकेंडरी साइड पे क्या होंगे, उसमें मुख्तलिफ वाउंड्स होंगे, और वो मेरे ख्याल में कुछ मिस हो गए पीछे से। नहीं, सही है। सेकेंडरी मल्टी वाउंड और सेकेंडरी मल्टी कोर इमेज देख ले, यहाँ पर सेकेंडरी में कितने क्या है, मल्टी वाउंडिंग्स है और मल्टी कोर्स हो, यानी 1S1 एंड 1S2, 2S1 एंड 2S2। प्राइमरी एक ही है यहाँ पर। अगर सेकेंडरी मल्टी रेशो में देख ले तो एक ही वाउंड होगा, उसमें टैपिंग किया होगा, जो उसमें जैसे कि 1S1 है, 1S2 है, 1S3 है, यहाँ पे टैपिंग है, तो ये सेकेंडरी मल्टी रेशो है। सेकेंडरी मल्टी वाउंड एंड मल्टी रेशो में क्या होगा, वाइंडिंग्स भी दो होंगे, ज्यादा होंगे, और टैपिंग्स भी ज्यादा होंगे। इसको सेकेंडरी मल्टी वाउंड और सेकेंडरी मल्टी रेशो कहा जाता है। फिर अगर प्राइमरी के साइड पे यही मैकेनिज्म फॉलो किया जाए तो प्राइमरी मल्टी रेशो होगा, प्राइमरी के मुख्तलिफ रेशो होंगे, प्राइमरी मल्टी रेशो एंड सेकेंडरी मल्टी रेशो वाउंड होगा। इसमें प्राइमरी के मल्टी रेशो होंगे, सेकेंडरी के मल्टी वाउंड होंगे, प्राइमरी मल्टी रेशो एंड सेकेंडरी मल्टी वाउंड होंगे। तो वी ए बर्डन भी सिटी में यूज होता है, जो कि कम्बिनेशन होता है वोल्टेज एंड करंट का, जिसका फार्मूला हमारे पास सेकेंडरी करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी करंट इम्पिडेंस। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स को देख ले तो पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कि क्या कर लेते हैं, स्टेप डाउन कर लेते हैं वोल्टेज को, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज रेशो पे मैकेनिज्म पे बेस कर लेते हैं, जिनकी वोल्टेज
रेशो मोस्टली 100 से 120 या फिर 110 पे स्टैंडर्ड रखा जाता है। और टाइप्स देख ले तो इसके टाइप्स हमारे पास है कैपेसिटर, कपलिंग, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पीटी, सीवीटी, जो जिसको सीवीटी आम अल्फाज में कहा जाता है, और सीसीवीटी। तो सी टी एंड पी टी सिंगल लाइन हम देख ले तो सी टी कनेक्ट होगा इन सीरीज, यहाँ पर मेंशनड है, सी टी कनेक्ट है, यहाँ पर एम मीटर है, 0 to 5 इसकी रेशो मेंशनड है। और यहाँ पर पी टी को हम लोगों ने कनेक्ट किया पैरेलली, जो हमारा सिस्टम हाई वोल्टेज सिस्टम मेंशनड है। तो पी टी के जो फ्यूजेज है 1 and 2 यहाँ पे कनेक्ट है, एक इस लाइन में एक इस लाइन में, और इसका पी टी वोल्टेज रेशो हमारे पास 120 मेंशनड है। सब स्टेशंस देख लेते हैं। सब स्टेशन के टाइप्स, मुख्तलिफ सब स्टेशन यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन स्टेशन, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। मुख्तलिफ सब स्टेशन में के सारे लेआउट सिमिलर ही है, उनका मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। उनके फंक्शंस देख ले, सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर टू द कंज्यूमर कंटिन्यूसली, मेन फंक्शन सारे सब स्टेशन के, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो या जनरेटिंग सब स्टेशन हो, सारों का मैकेनिज्म सेम ही है कि सप्लाई करना कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली। सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर विथ स्पेसिफिक वोल्टेज लिमिट्स एंड फ्रीक्वेंसी, जो स्टैंडर्ड्स रखे गए उन्हीं वोल्टेज लिमिट और फ्रीक्वेंसीज के साथ उनमें फ्लक्चुएशन ना हो, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक सप्लाई कर लेना। शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉल्ट ड्यूरेशन, कम से कम फॉल्ट ड्यूरेशन हो, ऑप्टिमम एफिशिएंसी, सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी एट लोएस्ट कॉस्ट। टाइप्स अगर देख ले तो आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन वो सब स्टेशन है जो ओपन स्काई में कंस्ट्रक्ट किए गए हो, जिनकी इंसुलेशन हेयर, और आउटडोर सब स्टेशन कहा जाता है। इंडोर जो कि क्लोज प्रीमिसेस में बने हो उन्हें इंडोर सब स्टेशन कहा जाता है। ये मोस्टली सी एरियाज में यहाँ पर, या जो इन एरियाज में जहाँ पर मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा हो वहाँ पर इन्हें इंडोर में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन टाइप में थर्ड टाइप है, जिसमें इंसुलेशन मैकेनिज्म क्या है, सिर्फ एयर यूज किया गया है, जो कि ट्रांसमिशन लाइंस में जो आइसोलेटर्स है, सर्किट ब्रेकर्स है, रिलेज है, जितने भी हमारे पास सीटीज पीटीज ट्रांसफार्मर्स लगे हुए, प्रोटेक्टिव सिस्टम जितना है, वो सारे इंसुलेटेड है। किससे? सिर्फ एयर से। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन वो सब स्टेशन है जिनमें इंसुलेटिंग मैकेनिज्म सिर्फ क्या है, गैस है, जो कि SF6 यूज किया जाने वाला गैस है। SF6 के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन हैजर्डस है, नॉन रिएक्टिव है। तो SF6 को यूज कर किया जाता है जिन स्टेशन में जिनमें प्रोटेक्शन आइसोलेशन मैकेनिज्म SF6 है, इंसुलेशन, उनको कहा जाता है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन इनक्लोज्ड होते हैं, एक मॉड्यूल, एक टैंक में सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको इनक्लोज किया जाता है एक कंटेनर में। इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो हमारे पास सब स्टेशन बना हुआ बन जाता है उसकी साइज का कंप्रेस्ड हो जाती है 8 to 10% एज कम्पेयर टू एयर सब स्टेशन। अगर आप लोग यहाँ पर उनकी कंपैरिजन देख ले तो मेन बस उनमें एयर है, हाइब्रिड में भी एयर है, और GIS में गैस है। अगर एरिया वाइज देख ले, फुली एक्सपोज्ड है, फुली इंक्लोज्ड है, लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है। इनके यहाँ पर एग्जांपल्स भी मेंशन्ड है। ये सारे कंटेनर में बंद है, ये ओपन है, एयर में अवेलेबल है। इसमें मिक्सचर बना हुआ है जिसमें कुछ कंटेनर्स में बंद है, कुछ ओपन है। अगर उनकी डिफरेंस देख लिया जाए तो क्लियरेंस लेवल डिफरेंस देखा जाए तो चार्ट्स में महसूस हो जाता है कि जो इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट या फेस टू फेस डिफरेंस है, ये इसमें 132 kV है गया तो 1.2 है, 132 kV 0.37 है। यानी इंसुलेशन काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से इनमें डिस्टेंस काफ़ी कम किया जाता है, और इसकी वजह से साइज भी कम हो जाती है, बल्कीनेस कम हो जाती है सिस्टम की। तो इसके साथ हम लोगों ने डिफाइन किया था स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता है, कंट्रोल और मॉनिटर और मैनेज किया जाता है यूजर एंड और ट्रांसमिशन एंड दोनों पे। तो यहाँ पर जितने भी सारे जनरेटिंग स्टेशन है, सारे जनरेटिंग मेथड्स है, कंबाइन होकर चले जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन से एक कंट्रोल रूम में, जिसमें से चेक एंड मॉनिटर करके कंज्यूमर को दिया जाता है। कंज्यूमर के पास भी है ये एक्सेस होता है कि वो अपने एनर्जी को चेक एंड मॉनिटर करके उन्हें प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो स्मार्ट ग्रिड के 2 वे कम्युनिकेशन है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, सेल्फ हीलिंग है, इंटीग्रेशन टू रिन्यूएबल सिस्टम्स है, एडवांस मीटरिंग सिस्टम है, डिमांड रिस्पॉन्स है। दूसरा टर्म में इंट्रोड्यूस हो गया था, हम लोग इसके भी डिस्कस किया था कि माइक्रोग्रिड है। माइक्रोग्रिड जो कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि स्मॉल साइज पे कोई कंज्यूमिंग या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम प्रोड्यूस कर रही है, और उसको यूजर को जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसके साथ यूटिलिटी सिस्टम है खुद यूज करके जो सरप्लस है उसको सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोग्रिड। जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे अपकमिंग स्लाइड्स में।
तो माइक्रोग्रिड के फीचर्स थे क्या? लोड, लोकल एनर्जी जनरेशन है इसमें, ऑटोनोमस है, कंट्रोल सिस्टम है, एनर्जी है, स्टोरेज अवेलेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रेजिलियंस है, एफिशिएंसी और ग्रिड सपोर्ट भी है इसमें। तो जो इनके मैकेनिज्म्स है कंट्रोल सिस्टम में, जो कि स्काडा सिस्टम पे बेस्ड कर लेते हैं। स्काडा सिस्टम कौन सा है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। सुपरवाइजरी कंट्रोल में दो चीज़ें होंगे इसमें, एक रिमोट टर्मिनल यूनिट्स होंगे और पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर्स है। इसके साथ एक और टर्म भी यूज होता है, पीएलएलसी, पावर लाइन कंट्रोल कैरियर कंट्रोल सिस्टम। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या कर लेते हैं, पावर लाइन के थ्रू, जो पायलट वायर कहा जाता है, उसके थ्रू कंट्रोलिंग मैकेनिज्म या कैरियर इंफॉर्मेशन भेजा जाता है। वो और पीएलसी में फ़र्क ये है कि ये प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर मैकेनिज्म बेस्ड है। इसमें क्या होगी, लॉजिक बेस्ड कंप्यूटर खुद डिसीजंस लेके आके रिमोट टर्मिनल यूनिट को एक्टिव और डीएक्टिवेट कर लेता है। रिमोट टर्मिनल यूनिट्स पे क्या होंगे, सर्किट ब्रेकर होंगे, रिलेज होंगे, जो कि मॉनिटर कर रहे होंगे, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे किस पे, कंट्रोलिंग यूनिट पे। स्काडा के मुख्तलिफ कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो भी कंपनी होगा वो अपना एक स्काडा सिस्टम बना लेगा। और इस काटा सिस्टम के साथ ही वो उसके सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे, जितने भी पैनल्स है, जितने भी रिलेज है, जितने भी रिमोट टर्मिनल यूनिट्स हैं, वो उसी बेस्ड इंस्टॉल्ड होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड। नहीं, हमारे पास अगर एटलीस्ट 10 मिनट हैं तो एक अगला लेक्चर भी कंप्लीट कर लें। 5 मिनट्स रिमेनिंग है। हेलो। ठीक। तो स्काडा का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं ताकि स्काडा समझ में आ जाए। तो स्काडा से डीसीएस सिस्टम पहले बना था। डीसीएस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सर्विस कंट्रोल सिस्टम था। वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? जी जी, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि स्लो इंटरनेट की वजह से। तो फिर स्काडा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। स्काडा सिस्टम यानी ये खुद एक सिस्टम नहीं है, ये एक मेथड है, एक मेथोडोलॉजी है, जिसमें क्या किया जाता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन किया जाता है। इसके लिए आपको एक पूरा एक सिस्टम बनाना होगा। यानी सिस्टम बनाएगा कौन? कोई एक कंपनी होगी जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज है, जैसे कि ABB है जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो एक स्काडा सिस्टम क्रिएट कर लेगा। जो सिस्टम क्रिएट कर लेगा उसको एक नाम भी दे देगा कि भाई मेरा ये कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसका नाम सपोज मैंने XYZ रख लिया। इसमें सारे ये कंपोनेंट्स होंगे, ये मॉनिटर कर लेगा, इतना फास्ट होगा, इतना रिलायबल होगा, इतना एक्टिव होगा, इसके मैकेनिज्म के कंट्रोल्स कर लेगा। अगर कोई और कंपनी है, जैसे सपोज सीमंस है, सीमंस क्या कर लेते, जर्मनी का एक कंपनी है, वो अपना विन सीसी जो उसका प्रोग्राम है, वो कहेगा भाई मेरा जो प्रोग्राम है स्काडा का वो है विन सीसी के नाम से। इसमें ये मैकेनिज्म होगा, ये कंट्रोल होगी, इस तरह के कंट्रोल्स होंगे, इतने इक्विपमेंट्स होंगे, इस लेवल के कंट्रोल करना कर सकेगा। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म डिफाइन करने के बाद जो जो कंपनीज है वो क्या कर लेंगे, अपने इंटरप्राइजेज है वो अपने स्पेसिफिक सेट की कंट्रोलिंग बेस्ड मैकेनिज्म पे वो परचेज कर लेंगे। सपोज मैं एक स्मॉल इंडस्ट्री हूँ तो मुझे इतनी कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, या मैं सिर्फ एक ट्रांसमिशन इंडस्ट्री हूँ जिसमें मेरा काम है क्या, किसी चीज़ से बाय करना, किसी जगह पहुंचा देना। तो उसमें मेरे पास केबल्स ही होंगे, तो केबल्स के लिए मुझे क्या प्रोटेक्शन करने की जरूरत होगी, केबल्स पे फॉल्ट भी इतने अकर नहीं कर रहे होंगे जो हाई वोल्टेज अगर केबल्स है। तो मैं एक ऐसा स्काडा सिस्टम बाय कर लूंगा जिसमें क्या कर लेंगे, वो मेरे केबल्स की हेल्थ को मॉनिटर कर लेगी, उसमें कितना करंट ट्रांसफर हो रही है उसको मॉनिटर कर लेगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्काडा सिस्टम मुझे रिक्वायर्ड नहीं होगा। ऑन द अदर एंड अगर मैं एक जनरेटिंग कंपनी हूँ तो मेरे पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। मैं लार्ज साइज पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी हूँ, तो मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो उतने एक्सपेंसिव होंगे, उनकी चेक एंड बैलेंस उतनी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी, उनमें ईट प्रोडक्शन चेक किए जाएंगे, उनकी थर्मल एफिशिएंसी चेक किए जाएंगे, उनमें सप्लाई कितनी हो रही है, कितनी उनके कंजप्शंस है, उनके सारी चीज़ें मैकेनिज्म देखने के लिए, प्रोडक्शन को मेंटेन और चेक एंड बैलेंस करने के लिए, तो मुझे एक बेस्ट एंड वेल गुड स्काडा सिस्टम जरूरत होगा। तो मैं उसी हिसाब से एक अच्छे कंपनी से अपना स्काडा बाय कर लूंगा। अगर ऑन दैट मैं एक स्मॉल साइज हूँ तो मैं किसी भी लोकल कंपनी से स्काडा सिस्टम बाय कर लूंगा। ठीक है, स्काडा सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया ना? अच्छा, पाकिस्तान में जो यूज हो रहा है कौन सा स्काडा सिस्टम है? मुख्तलिफ कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पेशली बताया था NTDC की बात कर। एनटीडीसी में, जो अगर हम लोग इस्लामाबाद की कर ले, एनपीसीसी की बात कर ले, तो वहाँ पर डेफिनेटली सीमेंस के यूज़ होंगे, आई थिंक सो।
अब सीमेंस और ऑस्ट्रेलिया का एबीबी है, ये दोनों यूज कर रहे होते। और अगर आम एरियाज में देख ले जितना जहाँ पर एनटीडीसी में इतनी कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं, कोई भी मैकेनिज्म फंक्शन कर लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। चले। ठीक ठीक हो गया, थैंक यू जजाकल्ला आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। जी जी। सलाह एंड भाई, करना आपको चाहेंगे कोई तो कर लें। क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। चले, किसी को और भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। फर्दर जो भी इंशाल्लाह जी आंसर्स जी। होंगे हम शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉजिक या इंश कॉन्सेप्ट्स।